जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसी जगह हो जहां चारों तरफ सिर्फ जहरीले सांप हो और हर कदम पर मौत आपकी सांसों को सुन रही हो। जापान का एक छोटा सा द्वीप अमामी ओशिमा कभी ऐसा ही खौफनाक इलाका था जहां इंसान तो छोड़िए, जानवर भी जमीन पर चलने से डरते थे। और डर की सबसे बड़ी वजह थी हाबू नाम का एक जहरीला सांप, इतना खतरनाक कि हर साल सैकड़ों लोग इसकी वजह से मारे जाते थे। सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उसका क्या हुआ। दरअसल हुआ कुछ ऐसा जो बहुत कम लोगों को पता है। सरकार ने तय किया सांपों से लड़ने के लिए लाया जाएगा नेवला। इस फैसले के बाद तकरीबन 30 नेवले भारत से मंगवाए गए और इस द्वीप में लाकर छोड़ दिए गए। और इसके बाद उन लोगों ने सोचा कि अब सांप साफ हो जाएंगे, और यकीन मानिए शुरुआत में ऐसा लगा भी, लेकिन सच्चाई बहुत डरावनी निकली। हाबू सांप रात में निकलता था और नेवला दिन में घूमता था, मतलब दोनों आमने सामने आते ही नहीं थे। और इसी बीच भूख में नेवलों ने दूसरी चीजें खाना शुरू कर दी, दुर्लभ खरगोश, पक्षियों के अंडे, यहाँ तक कि किसानों की फसलें तक। और धीरे धीरे ये 30 नेवले 30,000 नेवले बन गए और अब नेवले इस द्वीप की सबसे बड़ी मुसीबत बन गए थे। इतनी बड़ी मुसीबत कि 15 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने लगी। जंगलों से चिड़ियों की आवाजें तक गायब हो गईं। और तब जाकर सरकार को समझ आया उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और फिर इसके बाद शुरू होती है इंसानों और नेवलों की जंग। 18 साल चले इस मिशन में कैमरे, जहर, कुत्ते और इंसानी टीमें अच्छी खासी तादाद में लगाई गईं। और आखिरकार 2018 में ऐलान हुआ नेवले अब इस द्वीप से खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या सब कुछ फिर से ठीक हो गया? नहीं, जो तबाही हो चुकी थी उसका असर आज भी दिखता है। कुछ जानवर तो अब कभी वापस ही नहीं आएंगे और कुदरत का संतुलन अब भी पूरी तरह से नहीं लौटा है। इस कहानी से एक बात जरूर समझ आती है, कभी कभी हम जिसे सॉल्यूशन समझते हैं वो खुद सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। हमें कुदरत से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना और उससे सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी कुछ नया सिखा गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और ऐसे और अनसुने फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति बहुत बड़ी है और इंसान अपनी समझ से उसे कम आंक लेता है, लेकिन जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसका बदला हमें भुगतना पड़ता है। आज हम चीन के एक अनोखे प्रयोग के बारे में बात करेंगे, जिसमें उन्होंने अपने बढ़ते रेगिस्तान के संकट का हल ढूंढने के लिए 12 लाख खरगोशों को रेगिस्तान में छोड़ने का फैसला किया। ये कहानी हमें बताती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, और अगर सही योजना बनाई जाए तो मुश्किलों का हल मुमकिन है। पहले हम समझते हैं कि आखिर मुश्किल क्या है। 1850 के दशक में जब ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश उपनिवेश था, तब एक ब्रिटिश व्यक्ति थॉमस ऑस्टिन ने यूरोप से कुछ खरगोश मंगवाए और उन्हें अपने घर के आंगन में छोड़ दिया। उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये छोटे जानवर कितनी तेजी से फैल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक शिकारी न होने के कारण खरगोशों की संख्या तेजी से बढ़ गई। पहले साल में 13 खरगोश 200 तक पहुंच गए और कुछ ही दशकों में इनकी संख्या अरबों में बदल गई। इन खरगोशों ने जंगलों में, खेतों में और जहां लोग रहते हैं वहां पर तबाही मचा दी। सरकार ने इस मुश्किल को हल करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए, जैसे कि खरगोशों को मारने के लिए जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल। लेकिन वक्त के साथ खरगोशों ने उस बीमारी से भी इम्यूनिटी पैदा कर ली। आज के समय में ऑस्ट्रेलिया पर गुजरी ये घटना हमें ये सीख देती है कि प्रकृति में संतुलन बिगाड़ने से कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब आइए बात करते हैं चीन के रेगिस्तान की। आज के वक्त में चीन को भी बड़े पैमाने पर पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले चीन का रेगिस्तान लगभग 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर का था, लेकिन 2015 तक ये बढ़कर 2.62 मिलियन वर्ग किलोमीटर का हो गया। और इसी वजह से देश के लगभग 50% हिस्से को अब रेगिस्तान माना जाता है।
रेगिस्तान के बढ़ते क्षेत्रफल से न सिर्फ पर्यावरण को बुरा असर पड़ा है, बल्कि शहरों में रेत के तूफान, पानी की कमी और कृषि संकट जैसी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। इस समस्या से लगभग 30% चीनी जनता यानी करीब 4 करोड़ लोग बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। अगर इन परेशानियों का हल नहीं निकाला गया तो आने वाले सालों में पूरा देश एक बंजर रेगिस्तान में बदल सकता है। आइए अब इसके हल की बात करते हैं। जब कोई मसला इतना संगीन हो जाए कि इसके असरात लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पर पड़े, तो इसका हल तलाश करना जरूरी हो जाता है। चीन ने भी रेगिस्तान के फैलाव और कृषि संकट को रोकने के लिए मुख्तलिफ हल तलाश किए। शुरुआत में उन्होंने रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने से मसला हल नहीं हो पाया, क्योंकि रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में पेड़ जल्दी सूख जाते थे। मिट्टी में नमी की कमी और इकोसिस्टम के अधूरे होने के कारण ये हल नाकाम रहा। इसलिए चीनी वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस मसले का हल सिर्फ पेड़ों में नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने में छुपा है। एक ऐसा पूरा सिस्टम जिसमें पेड़, फसलें और जानवर सब मिलकर काम करें, ताकि जमीन की जरखेजी बरकरार रहे और रेगिस्तान को सरसब्ज व शादाब बनाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े इकोसिस्टम को बनाने के लिए चीन ने खरगोशों को ही क्यों चुना? दोस्तों, खरगोश एक ऐसा जानवर है जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है, खास तौर पर रेक्स खरगोश, जिन्हें चीन ने चुना था। ये खरगोश सख्त माहौल में भी जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। ये खरगोश मिट्टी में गहरी सुरंग खोदते हैं। इसकी वजह से मिट्टी में हवा गर्दिश करती है और ग़िज़ाई अज्जा दस्तयाब होते हैं, जिससे दरख्तों और पौधों की अफजाइश में मदद मिलती है। इसके अलावा चीन में खरगोश का गोश्त बहुत मकबूल है। एक मादा रेक्स खरगोश एक साल में तकरीबन 40 बच्चे पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से उनकी तादाद में तेजी से इजाफा होता है। इसी वजह से चीन ने 1.2 मिलियन रेक्स खरगोश खरीद कर रेगिस्तान में छोड़ने का फैसला किया। इस तजुर्बे का मकसद इस रेगिस्तान की मिट्टी को बेहतर बनाना था और साथ ही ये एक माशी इकदाम भी था, क्योंकि बाजार में खरगोश के गोश्त की मांग है। इस अहम स्कीम को कामयाब बनाने के लिए चीनी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए के फंड जमा करके 3 लाख एकड़ रेतीली जमीन में शुरू किया गया और इसके मंजूर होने के 3 अहम सुतून थे। पहला, पेड़ लगाना। ऐसे दरख्तों का इंतखाब किया गया जो सहरा के सख्त हालात में जिंदा रह सकें। इन पेड़ों को लगाने से जमीन में नमी बरकरार रही और आहिस्ता आहिस्ता जमीन सरसब्ज होने लगी। नंबर 2, खेती बाड़ी। करीबी देहातियों को ऐसी फसलें उगाने को कहा गया जो रेगिस्तानी मिट्टी में भी अच्छी पैदावार दे सकें। इससे किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ और जमीन की जरखेजी में बेहतरी आई। नंबर 3, जानवरों का पालना। सबसे अहम कदम 1.2 मिलियन रेक्स खरगोश को रेगिस्तान में छोड़ना था। इन खरगोशों की खुदाई और सुरंगों की वजह से मिट्टी में बेहतरी आई और कुदरती तवाजुन बरकरार रहा। इस तरह की मंसूबाबंदी का मकसद एक मुतवाजन माहौली निजाम बनाना था, जहां पेड़, फसलें और जानवर मिलकर काम करें और इस माहौल को बेहतर बनाएं। पहले कुछ सालों में इब्तिदाई तौर पर 100 किलोमीटर के इलाके में सिर्फ 3% जमीन पौधों से ढकी हुई थी, लेकिन चंद सालों में ये तादाद बढ़कर 84% हो गई। पेड़, घास और फसलों की नशोनुमा से जमीन का मयार बेहतर हुआ और जमीन ज्यादा जरखेज हो गई। इससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ और रोजगार के नए मौके भी खुले। हालांकि हर मंसूबे के साथ कुछ परेशानियां वाबस्ता तो होती ही हैं। अगर खरगोश की तादाद बेकाबू हो जाए तो वो माहौल के लिए भी खतरा बन सकते हैं। चीन ने खरगोशों की आबादी को कंट्रोल में रखने का भी ख्याल रखा। इनके गोश्त की मांग की वजह से लोग इन्हें खाते हैं, जिससे इनकी तादाद कुदरती तौर पर मुतवाजन रहती है, यानी कंट्रोल रहती है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर इस स्कीम को सही तरीके से नाकिस किया जाए तो ये माहौल में बेहतरी के साथ माशी तरक्की का एक अच्छा जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस स्कीम का असर सिर्फ माहौल तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इसका असर सामाजी और माशी सतह पर भी देखा गया। देहाती इलाकों में खेती बाड़ी और जानवर पालने के नए मौके पैदा हुए, जिससे लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई। जहां पहले रेत के तूफानों और खुश्क जमीनों की वजह से जिंदगी मुश्किल थी, अब सरसब्ज व शादाब पेड़ों, उभरती फसलों ने लोगों को नई उम्मीद दी है।
इस स्कीम ने मकामी मईशत को बेहतर बनाया। इससे लोगों को रोजगार के मौके मिले और उनकी जिंदगी बेहतर हुई। ये तजुर्बा हमें ये पैगाम देता है कि अपने समाज को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला करना कितना जरूरी है। चीन का ये मॉडल ये साबित करने की कोशिश में है कि रेगिस्तान का मसला सिर्फ पेड़ों से नहीं बल्कि एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम बनाकर ही हल किया जा सकता है। दुनिया के दीगर ममालिक बिलखुसूस वो इलाके जहाँ रेगिस्तान फैल रहे हैं इस मॉडल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर खरगोश की आबादी को दुरुस्त तरीके से कंट्रोल किया जाए और दीगर इक़दामात को दुरुस्त तरीके से लागू किया जाए तो ये स्कीम माहौलियाती बेहतरी के साथ साथ माशी तरक्की की भी बेहतरीन मिसाल बन सकती है। हालांकि हमें ये भी जहन में रखना होगा कि मौसम की तब्दीली इन खरगोशों की आबादी में कुछ तब्दीलियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए इस स्कीम को कहीं और लागू करने के लिए मुसलसल तहकीक और बेहतरी की जरूरत रहेगी। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि चीन ने अपने बंजर रेगिस्तान का हल तलाश करने के लिए एक अनोखा तजुर्बा किया। इस तजुर्बे से हम सीखते हैं कि प्रकृति के साथ तवाज़ुन रखना कितना जरूरी है। अगर हम अपनी जमीन, पानी और जंगलात की सही तरीके से तहकीक करें तो हम आने वाली नस्लों के लिए एक सेहतमंद और खुशहाल माहौल छोड़ सकते हैं। चीन का ये कदम हमें ये भी याद दिलाता है कि हम साइंस, टेक्नोलॉजी और सही सोच के जरिए अपने आसपास फैले हुए कई मसले हल कर सकते हैं। ये तजुर्बा न सिर्फ माहौलियाती पहल है बल्कि ये माशी और समाजी तरक्की की नई जहतें भी खोलता है। एक और अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या हिंदुस्तान जैसे मुल्क भी ऐसे तजुर्बात कर सकते हैं? थार रेगिस्तान भारत में एक बड़ा मसला है, लेकिन अगर हम चीन के तजुर्बे से सीखें और एक जामे मंसूबा बनाएं तो वहाँ भी रेगिस्तान को हरा भरा यानी सरसब्ज बनाया जा सकता है। हमारे मुल्क में जहाँ ज़राअत, मवेशी पालना और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को एक साथ चलने की ज़रूरत है, वहाँ चीन का बनाया हुआ ये मॉडल एक नई सिमत फराहम कर सकता है। दोस्तों, सिर्फ प्रकृति के साथ सही सलूक करने और तवाज़ुन बरकरार रखने से ही हम माहौलियाती बहरानों का हल तलाश कर सकते हैं। अगर हम अपने आमाल के बारे में बेदारी लाएं और कुदरती वसाइल का एहतराम करें तो हम एक रोशन और सरसब्ज मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं। दोस्तों, चीन का ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने माहौल का ख्याल रखेंगे तो न सिर्फ हमारी जमीन जरखेज होगी बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी सेहतमंद, सरसब्ज और खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगी। चीन का ये अनोखा तजुर्बा हमें इस बात की तरगीब देता है कि जब हम अपनी प्रकृति के सवालों की हिफाजत करते हैं तो हमारी माशी, समाजी और माहौली हालात बेहतर होते हैं। आइए हम सब इस पैगाम को कबूल करें और अपने सैयारे यानी अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए मिलकर काम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली किसी मालूमाती वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।